मोटी बड़ी बहू, घमंडी छोटी बहू और सास, पार्ट 5। शकुंतलम्मा से पैसे लाने के लिए जाकर आते आते उन पैसों से बेकरी में केक खाकर अपनी सास से ये झूठ बोलकर कि वो पैसे चोर उठा ले गया है, किस तरह उसने अपनी सास को विश्वास दिलाया, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। कविता की ये सारी मनधड़न कहानी बगल के कमरे से सुन रही जानकी ने सोचा, इसकी बातों से तो लग रहा है कि जरूर इसी ने सारे पैसे उस बेकरी में खर्च कर दिए होंगे और सासू माँ से झूठ बोल रही है कि चोर उसे उठा ले गया। चोर कहीं की, मुंह खोलो तो हमेशा झूठ ही निकलता है। किसी न किसी दिन सासू माँ के सामने इसका भांडा फोड़कर इसे सबक सिखाना होगा। इस तरह सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन कविता जानकी के कमरे में आते आते दरवाजे के पास रुक जाती है। ये क्या, ये हमेशा रसोई घर में बैठकर कोई न कोई काम किया करती थी, लेकिन आज ये इस तरह बिस्तर पे बड़े आराम से सोई हुई है। हाँ, पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं इसे बुखार तो नहीं हो गया। इस तरह सोचते हुए वो कमरे में जाती है। दीदी क्या बात है, ऐसे क्यों हो? अरे कुछ नहीं, कुछ याद आ गया। क्या बात है दीदी, आप मुझे भी तो बताइए। मुझे बचपन में पढ़ा हुआ एक कहानी याद आ गया। वो क्या है कि एक घर में 2 बहुरानियां थी। इस तरह बोलना शुरू किया तो कविता ने कहा, आप और मेरे जैसी क्या? हाँ, एकदम हम जैसी। हम जैसी क्यों? सोच ले, हम ही हैं। अच्छा ठीक है दीदी, बोलो बोलो। उनमें से एक बहू एकदम भोली थी, उसे कोई काम करना नहीं आता था, बहुत चटोरी थी। अच्छा, इस तरह की बहू अचानक से बदल गई। जो भी काम वो नहीं कर पाती थी, सबसे कहने लगी कि उसी ने किए हैं और अपनी किए हुए सारी गलतियों से अनजान बनने का नाटक करके अपनी सासू माँ के सामने वो अच्छी बहू बनने का खूब नाटक करने लगी। इस तरह वो अपनी सासू माँ के सामने नाटक करने का खूब प्रयास करने लगी। इस तरह वो बोले जा रही थी कि कविता को ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये क्या, ये तो सुनने में एकदम मेरी कहानी ही लगती है। कहीं इसे असलियत का पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं नहीं, पता चलने का तो कोई चांस नहीं। इस तरह वो मन में सोचने लगी। ये देखकर जानकी बोली, क्या बात है कविता, अपने आप में ही कुछ सोचे जा रही हो? कहानी में अगर तुझे कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले। दीदी, दरअसल मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ाया हुआ है, लगता है जल जाएगा। अभी देख कर आती हूँ। इस तरह बोलकर हड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद जानकी, हाँ हाँ जा जा, जल्द ही तेरी पोल खोल दूंगी मैं, इस तरह मन में सोचने लगी। जानकी के कमरे से निकलकर कविता इसने बीती हुई बात बताई। यह सचमुच अपने बचपन की कहानी बताई। लगता है इससे जरा संभल कर रहना होगा। इस तरह सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। दिन और महीने बीतते ही जा रहे थे और कविता अपनी सास को इम्प्रेस करने के काम में ही लगी हुई थी और जानकी कविता का असली रूप अपनी सासू माँ को दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन नारप्पा और रामुलम्मा मिलकर बातें कर रहे थे। अजी सुनते हो, घर की बहुओं को घर की जिम्मेदारी सौंपने का सोचकर पूरे के पूरे 2 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक हमने कुछ किया धरा नहीं। अरे जल्दी किस बात की है, दे देंगे जिम्मेदारी। क्या कहा, जल्दी किस बात की है? हाँ, आराम से बैठकर खाते हो, मेरे परेशानियां तुम्हें क्या पता। सारा हिसाब किताब मुझ अकेली को करना पड़ता है, इन सब से कितना सरदर्द होता है मालूम है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी छोटी बहू बड़ी समझदार है, उसे घर की जिम्मेदारी सौंपकर हम भगवान का ध्यान करने लगे तो कितना अच्छा होता, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अरे तू इतना जल्दीबाजी क्यों कर रही है? किस बहू को कौन जिम्मेदारी देनी है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं भी उसी काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन तुझसे तो नहीं रहा जा रहा और आकर मुझसे सवाल जवाब कर रही है। तुम मुझसे सवाल मत करो और जाके दोनों बहुओं को यहाँ बुला कर लाओ, जाओ। इसका मतलब आज छोटी बहू को सारी जिम्मेदारियाँ सौंप रहे हैं क्या? चलो अच्छा है। इस तरह सोचकर उसने चैन की सांस ली। ये देखकर नारप्पा बोला, अरे ओ रुक जा, जल्दी किस बात की है, पहले बहुओं को बुला। हाँ हाँ ठीक है।
इस तरह सोचकर वो दोनों बहुओं को बुलवाती है। दोनों आकर ससुर के सामने खड़े हो जाते हैं। कविता, हाँ, पता नहीं किस लिए बुलाया है इस बुढ़े ने। कहीं घर की जिम्मेदारियां मुझे तो नहीं सौंप रहा। मुझे नहीं सौंपेगा तो और किसको सौंपेगा? मैंने जैसा एक्टिंग किया है ना, उसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल घर की जिम्मेदारियां तो बहुत छोटी हैं। इस तरह वो सोचने लगी। लेकिन जानकी, क्या बात है, ससुर जी ने अभी क्यों बुलवाया है? कहीं इस घर की जिम्मेदारियों के बारे में तो नहीं? मुझे तो कविता के बारे में बताने का मौका भी नहीं मिला। उसके खिलाफ कोई सबूत भी अभी तक हाथ नहीं लगा है। अब क्या होगा? इस तरह वो सोच रही थी। इतने में रामूलम्मा बोली, ये देखिए, बहुएं भी आ गई हैं। आपने कहा था कुछ बोलेंगे, अब बताइए भी। हाँ, अभी बताता हूँ। देखो, मैंने तुम लोगों को कुछ अनाज के दाने दिए थे, याद है? इस तरह उसने पूछा। ये बात सुनकर कविता और रामूलम्मा दोनों दंग रह गए। अजी, आपने करीबन 2 साल पहले दिए थे, अभी तक उन्हें क्या याद होंगे? वैसे भी उसके बारे में आप अभी क्यों पूछ रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम थोड़ी देर चुप रहो। हाँ, अब तुम लोग बताओ, याद है तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। आपने एक एक मुट्ठी भर के अनाज के दाने दिए थे और कहा था कि जब आप मांगेंगे तो हमें वापस करना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो याद है तुम्हें? तो जाकर जो मैंने तुम्हें अनाज दिए थे वो अभी लेकर आओ। इस तरह उसने कहा। ये बात सुनते ही कविता दंग रह गई। वो मेरे पास अभी कहाँ है? मैंने तो उसी दिन उन्हें मुर्गियों में डाल दिया था। है, वैसे भी इन्हें याद कैसे होगा? उन्हें पहचानेंगे थोड़े ही। घर में रखे अनाज लेकर उन्हें दिखा देती हूँ। इस तरह उसने मन में सोचा और कहा, ठीक है बाबूजी। ऐसा बोलकर वो दूसरे कमरे में जाकर वह बोरी में रखे अनाज से एक मुट्ठी भर अनाज लेकर नारप्पा को देते हुए, ये लीजिए बाबूजी, एक मुट्ठी भर का अनाज, उसने कहा। उन अनाज को देखकर नारप्पा बोला, बहू, ये अनाज क्या मैंने तुम्हें दिए थे? नहीं बाबूजी, उस दिन जो अनाज के दाने आपने दिए थे, मैंने उसी दिन मुर्गियों में डाल दिए थे ना। इस तरह कविता ने कहा। ये बात सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे, मुर्गियों में कैसे डाल दिया? मैंने तुमसे कहा था कि मैं उन्हें वापस मांगूंगा। मैंने सोचा था कि जब आप मांगोगे तो घर से दे दूंगी। इस तरह कविता बोल रही थी तो नारप्पा अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर देखता है। तब रामूलम्मा बोली, हे राम, ये अनाज का क्या चक्कर चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह वो बोल रही थी कि तभी नारप्पा बोला, बेटी जानकी, जो अनाज मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है? वो बाबूजी, जो अनाज आपने मुझे दिए थे वो मेरे पास नहीं है अभी। अच्छा, तो तुमने भी उसे मुर्गियों में डाल दिया है क्या? इस तरह कविता हंसने लगी। बोलो बहू, तुमने भी ऐसा ही किया है क्या? अरे नहीं बाबूजी, आपने कहा था कि जब आप मांगोगे तो मुझे वापस करना होगा, इसीलिए संभाल के रखने के लिए उसे मैंने अपने मायके भेज दिया। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी उन्हें मंगवाती हूँ, जानकी ने कहा। ये बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। क्या कहा बहू? एक मुट्ठी भर अनाज छुपाने के लिए तुझे पूरे घर में जगह ही नहीं मिली कि तू उन्हें अपने मायके ले गई? हाँ सासू माँ, मैं अपने पिताजी को बोलकर कल ही मंगवा दूंगी। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर नारप्पा मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, ठीक है बेटी, उन अनाज को कल मंगवाओ, बाकी की बात हम कल अनाज आने के बाद करेंगे। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उनके जाते ही रामूलम्मा बोली, पता नहीं क्या चल रहा है, इन्हें समझना तो बड़ा ही मुश्किल है। इस तरह वो सोच रही थी तो कविता, लगता है ये बुढ़ा फिर से कोई तिकड़म करने वाला है, अब क्या होगा? इस तरह सोचने लगी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए।
देखते रहिएगा महा टीवी।